हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज है संडे यानी रविवार, और आपको तो पता ही है कि रविवार का एपिसोड कुछ खास होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद हम लोग समझेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में काव्याल सेदानी के साथ, और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल क्लास शिक्षा और मनोरंजन के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि जसौली पट्टी पहुंचने से पहले ही मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को नोटिस दे दिया और उन्हें तुरंत मोतिहारी छोड़ने के लिए कहा गया, पर गांधी जी ने मना कर दिया और आदेश उल्लंघन के कारण अब गांधी जी को कोर्ट में जाना पड़ा। गांधी जी से कोर्ट में पूछा, आपका कोई वकील है? और गांधी जी ने उत्तर दिया, नहीं। सरकारी वकील ने मुकदमा पढ़कर सुनाया। गांधी जी को 16 अप्रैल को चंपारण छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ, इसलिए उन पर 144 धारा के तहत मुकदमा किया गया है। गांधी जी ने कहा, गवाह खड़ा करने की जरूरत नहीं है, मुझे नोटिस मिला था, उसे मानने से इनकार कर दिया। अगर आप अनुमति देंगे तो जो मैं लिख कर लाया हूँ वह पढ़कर सुनाता हूँ। गांधी जी ने लिखित जवाब पढ़कर सुनाया। नील की खेती कराने वाले चंपारण के किसानों मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। शोषण अत्याचार सहने वाले की मदद करने मैं यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ आने से पहले किसी भी प्रकार का आंदोलन, शांति भंग या किसी की जान जाएगी, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। मेरी इच्छा केवल असल बात जानने की है। ऐसी परिस्थिति में एक मार्ग चुनना होगा। वह मार्ग यह है कि मैंने जो करने का निश्चय किया है उसे करूं। मैंने अंतःकरण की आवाज सुनकर चंपारण के किसानों के दुख तकलीफ जानने के लिए कानून तोड़ा है। निवेदन सुनते ही सभी लोग स्तब्ध हो गए। मजिस्ट्रेट भी देखते रह गए। वे बोले, आपने निवेदन तो पढ़ा, लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि आपने गलती की है या नहीं की। और गांधी जी बोले, मुझे जो कहना था कह दिया। मजिस्ट्रेट ने फिर कहा, इसके लिए साक्ष्य लेना होगा और बहस भी सुननी होगी। उन्होंने तुरंत कहा, अगर ऐसा है तो लीजिए, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने कानून तोड़ा है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं थोड़ी देर में आदेश दूंगा, आप जमानत देकर जा सकते हैं। और गांधी जी ने कहा, मेरी जमानत देने वाला कोई नहीं है और मैं जमानत नहीं लूंगा। मजिस्ट्रेट के सामने बहुत कठिन परिस्थिति उपस्थित हो गई। मजिस्ट्रेट ने कहा, जमानतदार नहीं ला सकते हैं तो व्यक्तिगत जमानत दे। और गांधी जी का उत्तर था, मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं 3 बजे आदेश दूंगा, उस समय आप उपस्थित रहें। जब 3 बजे का समय आया तो मजिस्ट्रेट ने संदेश भेजा कि वे आज आदेश नहीं देंगे, 5-6 दिनों के बाद आदेश देंगे। और फिर दोपहर में राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मजरूल हक, पोलक आदि सब गांधी जी के निवास पर पहुंचे और उन लोगों को देखकर गांधी जी काफी प्रसन्न हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम ये देखेंगे कि गांधी जी पर चल रहा मुकदमा किस तरह खत्म हुआ और गांधी जी ने चंपारण में अपने काम को किस तरह शुरू किया।
फूलों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, क्यों पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार, मैं हूँ काव्या सिदानी और मैं एक काउंसलर हूँ। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने रोज कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेगी। मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। दुनिया में एक नई बीमारी आई है जो एक बार लग जाए तो छूटती ही नहीं, खास करके बच्चों को जकड़ लेती है। और अगर इस बीमारी का इलाज कराओ तो बच्चे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इलाज के नाम पे पागल हो जाते हैं। प्यार हो गया है उन्हें इस बीमारी से। पता है इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी का नाम है मोबाइल की लत। हाँ जी, मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल और इंटरनेट के आने से दुनिया बहुत बदल गई। बहुत सारे बदलाव आए, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे भी। एक तरफ गूगल महाराज ने पूरी दुनिया हमारे हाथों में, हमारी मुट्ठी में दे दी, तो दूसरी तरफ हम अपनी बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होने लगे, अलग होने लगे। एक तरफ फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और ये सारे ऐप्स ने हमको हजारों दोस्त दे दिए, और दूसरी तरफ जिन दोस्तों के साथ हम रोज खेलते थे वो दोस्त ही छूटते गए। पहले जब हमें भूख लगती थी तो हम दौड़ के मम्मी के पास किचन में जाते थे, लेकिन आज खाना बनाते हैं फोटो के लिए ज्यादा और पेट के लिए कम। एक बार कान में हम लोगों ने ईयरफोन्स डाल दिए तो फिर गाना, स्पॉटिफाई, अमेज़न ये सब गूंजते रहते हैं, और बाहर या तो पापा ने डांट दिया या तो हॉर्न बज गया, कुछ सुनाई ही नहीं देता। मोबाइल की दुनिया बड़ी रंगीन है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या आपको किसी ने बताया है कि इस मोबाइल की वजह से हमें कौन कौन सी तकलीफें हो सकती है? ये तकलीफों के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम मोबाइल को एंजॉय भी कर सके, उसका मजा भी उठा सके, लेकिन उससे होती तकलीफों से भी थोड़ा बच सके, दूर रह सके और हमारे खुद का इलाज कर सके। चलिए देखते हैं मोबाइल से होने वाली कुछ तकलीफें। सबसे पहला ये, एक मोबाइल पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एप्स एक साथ चल सकता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई गेम, कोई यूट्यूब, कोई रेसिपीज। जब इतनी सारी चीजें एक साथ चलती हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और हम किसी भी एक चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट, फोकस नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन मोबाइल की वजह से बहुत बुरा हो रहा है। मोबाइल फोन पे बहुत सारे गेम्स हैं, कुछ गेम्स ठीक हैं, लेकिन बाकी जो गेम्स है जैसे पबजी है, फोर्टनाइट है और ऐसे गेम्स हैं जो बहुत अग्रेसिव हैं या उनमें लोग लड़ रहे हैं या किसी को मारना है, बहुत घंटों तक अगर हम ये गेम्स खेलते रहे तो हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। आप देखेंगे कि जो बच्चे बार बार इसी गेम को खेलते हैं उन्हें इस गेम की भी लत लग जाती है। वो नेचर में अग्रेसिव, गुस्सैल हो जाते हैं, शांति से बैठ नहीं पाते, बार बार किसी से झगड़ा करने का मन करता है, ऊंची आवाज में लोगों से बात करते हैं, बात बात पे किसी को थप्पड़ मार देते हैं। पूरा दिन मोबाइल पे रहने से या 3-4 घंटे भी मोबाइल पे रहने से हमारी आंखों पे तो तकलीफें होती ही है। छोटे से छोटे बच्चों को इतने बॉटल जैसे बड़े बड़े चश्मे के नंबर लग जाते हैं, तो आंखों पे तो तकलीफ
तकलीफ होती ही है, लेकिन हमारे हाथों पे भी तकलीफ होती है। हमारे हाथ की नसें सेंसिटिव होती है और यहाँ पे दर्द होने लगता है, उंगलियों पे दर्द होने लगता है। इसे बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। बार बार मोबाइल के बटन दबाने से हाथों पर भी तकलीफें हो जाती हैं। हम सबको आदत हो गई है कि रात को सोने के पहले भी हमारे फोन पे खेल के या कुछ यूट्यूब पे देख के फिर फोन हमारे गद्दे के नीचे या हमारे तकिए के नीचे रख के हम सोते हैं। ये बहुत ही हानिकारक है आपकी तबीयत के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके सर के लिए, आपके कानों के लिए, क्योंकि मोबाइल पे से जो रेडिएशन आता है वो एक्चुअली हमारे दिमाग में क्लॉट्स यानी ट्यूमर्स बना सकता है। तो मोबाइल को दूर रखना बहुत जरूरी है। और मोबाइल में से जो रोशनी आती है वो रोशनी हमें सोने ही नहीं देती। जैसे सूर्य की रोशनी होती है उतनी ही पावरफुल ये मोबाइल की स्क्रीन की लाइट होती है। तो अगर हम रात को मोबाइल फोन देख के सो रहे हैं तो रात को बुरे सपने आना या इधर उधर नींद में उलट पलट करते रहना, शांति से नहीं सोना, दूसरे दिन चिड़चिड़ा उठना, ये सब भी मोबाइल की वजह से हो सकता है। एक बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है मोबाइल फोन से और वो है गलत इंफॉर्मेशन मिलना। बच्चे वैसे भी बड़े जिज्ञासु होते हैं, उनके पास हजारों सवाल होते हैं और जवाब कम होते हैं। आजकल किसी से कुछ भी पूछ लो कि भाई ये कैसे करना है तो बोलेंगे गूगल खोल के देख लो, आपको सब पता चल जाएगा। अपने बच्चे जब कोई भी सवाल गूगल पे डालते हैं तो उस एक सवाल के लिए हजारों जवाब मिल सकते हैं। अपनी उम्र और अपनी बुद्धि के हिसाब से वो उन जवाबों का कुछ भी मतलब निकाल लेते और वो गलत इंफॉर्मेशन उनको गलत ट्रैक पे चढ़ा सकती है। आजकल बच्चे बाहर जाते ही नहीं हैं। अगर उनको बाहर जाने को बोलो तो कह देंगे हमारे कोई फ्रेंड्स आते नहीं हैं, सब अपने अपने फोन पे खेल रहे हैं। और धक्का मार के अगर बाहर भेज भी दो तो किसी ना किसी बच्चे के पास मोबाइल रहता ही है, तो वो फोन के गेम्स पे लग जाते हैं। इसकी वजह से उनको धूप, एक्सरसाइज कुछ भी ठीक से नहीं मिल रहा है और उनके शरीर वीक होते जा रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतने स्ट्रॉन्ग हमारे बच्चे नहीं रह रहे हैं अभी। क्या आपको पता है कि मोबाइल को बार बार अपने करीब रखने से और उससे जो रेडिएशन आता है उसकी वजह से आपको चेहरे के किसी भी भाग पे लकवा भी हो सकता है। इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट की वजह से चेहरे पे फिक्स भी आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों के केसेस हैं जिनको ये तकलीफें ऑलरेडी हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा भयानक चीज ये कि जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं तो आपको चोर उचक्के गुंडे ये सब पता चल जाते हैं, क्योंकि बाहर पुलिस की फौज है हमारा ध्यान रखने के लिए। लेकिन इंटरनेट पे बैठे जो चोर उचक्के गुंडे हैं, जो आप पे नजर बनाए रखे हैं, आपके फेसबुक प्रोफाइल से, आपके स्नैपचैट प्रोफाइल से, इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, उनको आपके हर मूवमेंट का ख्याल रहता है। आपको पता ही नहीं चलता कि ये लोग कौन हैं। एक 50 साल का आदमी भी 16 साल की लड़की का प्रोफाइल बनाकर आपसे फ्रेंडशिप कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है। उसे ये भी पता रहता है कि आप कब कहाँ जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे केसेस चोरी के, ब्लैकमेल के, बच्चों को डराने के, बहलाने के, फुसलाने के, ऐसे बहुत केसेस हो चुके हैं। ये केसेस नॉर्मल पुलिस फोर्स से भी सॉल्व नहीं होते। इसके लिए हमें चाहिए स्पेशल साइबर क्राइम पुलिस फोर्स। तो अब हम क्या करें? हम ये तो जान गए हैं कि मोबाइल की वजह से हमको कौन सी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि आप मोबाइल को मत छुइए, मत खरीदिए, मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये मोबाइल फोन हमारे जीवन का हिस्सा हो चुका है। हम ऐसी कुछ चीजें जरूर कर सकते हैं जिससे तकलीफ कुछ कम हो जाए और हम मोबाइल का मजा उठा सकें। सबसे पहला ये, अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने तकिए के नीचे या अपने गद्दे के नीचे उसे रखकर मत सोइए। उससे आते रेडिएशन से अपने आप को बचाइए। तो जब आप खाना खाते हैं और सोते हैं तब मोबाइल फोन को अलग कमरे में रख दीजिए। दूसरी चीज हमें ये भी करनी है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हमें हाथ में स्मार्टफोन नहीं देना है। अगर आपको मोबाइल फोन देना जरूरी ही लगे उनकी सुरक्षा के लिए,
तो बटन वाला सादा फोन दीजिए। हमारे बच्चों के शरीर और दिमाग इस रेडिएशन से निकलते हुए तकलीफों के लिए रेडी नहीं है। उनका कद, उनके मसल्स और उनका ब्रेन, ये तीनों के डेवलपमेंट पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है स्मार्टफोन के रेडिएशन की वजह से। तीसरी चीज ये कि अगर आपको मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है तो डायरेक्टली अपने कान के पास मोबाइल को ना रखें। हेडसेट यूज करें, ईयरफोन्स यूज करें, इससे भी डैमेज कम हो जाएगा। ये भी बहुत जरूरी है कि जब हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो नोटिफिकेशंस आते हैं बार बार बीप 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 बीप, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी कुछ और, इस नोटिफिकेशन को बंद कर दे। इस नोटिफिकेशन की वजह से हमारा ध्यान हमारे हर काम में से हर एक एक मिनट में मोबाइल की तरफ जाता रहता है। माँ बाप होने के नाते हमें हर वक्त डर लगा रहता है अपने बच्चों के लिए। हमें ये चाहिए कि उनकी आदतें अच्छी हो, उनकी सेहत अच्छी हो। तो हम बच्चों को तो बार बार बता देते हैं कि ये करो, ये मत करो, लेकिन बच्चे हमारी सुनते थोड़ी हैं। बच्चे हमारी सुनते नहीं, लेकिन बच्चे हमको देखते जरूर हैं, और जैसा हम करते हैं वैसी ही हमारी नकल वो भी करते हैं। तो अगर आप पूरा समय अपने फोन पे लगे रहते हैं तो आपके बच्चे फोन को छोड़ेंगे नहीं। आपको जैसा उनको सिखाना है वैसा आपको खुद करना पड़ेगा। मोबाइल से परे भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है। कुछ देर के लिए अपने मोबाइल से डिस्कनेक्ट करें और बाहर की दुनिया से कनेक्ट करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं काव्यल सिदानी, आपकी चहेती काउंसलर और खुशियों की डॉक्टर, आपको फिर मिलूंगी एक और एपिसोड में कुछ और नए नुस्खों के साथ। बाय बाय। periodic table: हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, केमिस्ट्री किसने बनाया यार? तुम्हारे मम्मी पापा का ड्रामा। वो सब ड्रामा यहाँ छोड़ के जाओ। ये सारे ड्रामा तुम्हें गुस्से में, डर में, एंजाइटी में फंसा के रखते हैं। तुम्हें तुम्हारे मन को शांत करने की जरूरत है बालिके। कैसे? बहुत आसान है। मेडिटेशन से, आंखें बंद करके, कुछ ना करने से, सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे फोकस करने से। सिखाऊं? जी हाँ। मेडिटेशन में क्या करना है ये मैं आपको सिखाऊं, उसके पहले मैं आपको सिखा देती हूँ कि मेडिटेशन में क्या नहीं करना है। ये वीडियो को ध्यान से देखिए। मेडिटेशन में बीच में आंखें खोल के इधर उधर झांकना नहीं है, सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मेडिटेशन कर रहे हैं, सोना नहीं है। अरे रे 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 रे, ऐसे तो आपकी गर्दन में मोच आ जाएगी भैया। आपको अभी वक्त मिला था चिप्स खाने का, रखो इसे साइड पे, चुपचाप मेडिटेशन पे फोकस करो। मेडिटेशन के वक्त सिर्फ ओम की आवाज सुने। रॉकस्टार बनने का वक्त कभी और आ जाएगा। और ये तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि एसी चला के, चद्दर ओढ़ के मस्त में घुस गए बेड के अंदर और मेडिटेशन के नाम पे खर्राटे मार रहे हैं। क्या कर रही है? काव्य ने बोला था मेडिटेशन करने को, तो मैं मेडिटेशन कर रही थी। मेडिटेशन की बहुत सारी तरकीबें हैं, लेकिन उनमें से दो हैं जो मेरी फेवरेट है। एक, आप अच्छी तरह से कंफर्टेबली जहां आपको बैक रेस्ट मिले वैसी जगह पे बैठ जाइए, अपने पैरों को क्रॉस करके और अपने हाथों से ऐसी मुद्रा बना के बस फोकस कीजिए अपने ब्रेथ पे। ब्रीद इन, आउट, इन, आउट। और अगर इसके साथ
आप 21 बार ओम बोल पाए तो नथिंग लाइक इट. इट इज द बेस्ट थिंग फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर योर पीस ऑफ माइंड. कोई मिल गया का जादू के जैसे ओम 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 नहीं करना है. हमको ओम बहुत शांति से एक ही टोन में बोलना है, जैसे ये. याद रखिए, ये आपको मिनिमम 21 टाइम्स या 21 बार करना है. मेडिटेशन करके कैसा लग रहा है पुत्री? बहुत अच्छा लग रहा है मासी. मेरे और मेरे दोस्त का कोई ड्रामा ही नहीं है, सिचुएशन ही बदल गई है. तू तो कितनी अच्छी है. तू बहुत अच्छी है. I hate fighting with you यार. I hate. सॉरी यार, मैंने तुझे कॉकरोच बुलाया. सॉरी, मैंने तेरे को भुक्कड़ बुलाया. भुक्कड़ मत बुलाना दूसरी बार, ओके? कॉकरोच मत बुला. I love you यार. तो मजा आया ना मेडिटेशन करके? कितनी शांति लग रही है. ये याद रखिए कि मेडिटेशन सिर्फ बूढ़े लोग या बोरिंग लोगों के लिए नहीं है. मैं ना तो बुढ़ी हूँ ना तो बोरिंग. मेडिटेशन इसलिए है कि हम सब अपनी उम्र जितनी जवान रह सके, जवानी में बूढ़े नहीं हो जाए, ताकि हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे, हमारी मुस्कुराहट बनी रहे. और हाँ, आप मेडिटेशन करते करते मुझे एक सेल्फी जरूर भेजिएगा. वो सेल्फी हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे. लेकिन तब तक के लिए गाड़ी वाली माता काव्यल सेदानी और आपकी फेवरेट काउंसलर की तरफ से बाय बाय. राजू, जरा इधर आना. चाचा प्रणाम. प्रणाम. ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया. और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है. अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है. पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है. सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता. उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा. अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें. तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी. चाचा हम तैयार हैं. क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें. आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे. डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है. रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है. धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है. सुरक्षित जीवन चलाना है. डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है. डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है. रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल. रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे. स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है. रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है. धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है. सुरक्षित जीवन चलाना है. डर कर नहीं, तैयारी से आगे
कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर का मेला। ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला, यूं पोयम इतनी लंबी होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो नमस्ते, मैं हूँ काव्या सिद्धानी, आपकी फेवरेट काउंसलर और आपके खुशियों की डॉक्टर। और आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक कहानी, लेकिन सिर्फ कहानी सुननी नहीं है, इसमें एक पासवर्ड है। वो पासवर्ड आपको ढूंढना है और उस पासवर्ड से हम कुछ और चीजें करेंगे आगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अटेंशन लगाए रखेंगे तो आपको वो पासवर्ड मिल जाएगा। रेडी? ये कहानी आपने शायद पहले सुनी होगी, लेकिन इसमें इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो एक लड़का था, उसका नाम था अल्लादीन। वो ज्यादा काम वाम कुछ करता नहीं था, घूमता फिरता था इधर उधर। एक गर्लफ्रेंड थी उसकी, जिसको पटाने में लगा रहता था। एक बार वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास गया और बोला, गर्लफ्रेंड प्लीज मुझसे शादी कर लो। और गर्लफ्रेंड ने बोला, तेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है? तो बोला, नहीं मैंने तो पढ़ाई पूरी नहीं की। तो फिर उसने पूछा, तेरे पास जॉब है? नहीं अभी तक तो जॉब भी नहीं है। फिर पूछा, गाड़ी है? नहीं ये कारपेट है, चलेगी? तो बोली, कारपेट से काम नहीं चलेगा। घर है क्या? तो बोला, घर भी नहीं है, लेकिन प्यार बहुत है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तो गर्लफ्रेंड ने बोला, चल बुड़बक, तेरे प्यार का क्या मैं अचार डालूं? पहले खजाना ढूंढ के लेके आ, मुझे सेटल कर, फिर मैं शादी करूंगी। अब अल्लादीन हो गया रिजेक्ट और नाराज, और थोड़ा सा गुस्सा भी आया उसको। तो वो गुस्से में ऐसे टहल के जा रहा था एक गार्डन में बैठने को, और रास्ते में आया उसके कुछ कबाड़। तो गुस्से में पैर से लात मारी उसने कबाड़ को, और कबाड़ से क्या निकला? क्या निकला? कबाड़ से निकला एक जादुई चिराग, और जादुई चिराग में से निकला एक जीनी। बहुत सारा धुआं निकला और फिर उसमें से निकला ये जीनी। अब अल्लादीन ने उस जीनी को देखा, अपनी आंखों को ऐसे रब किया और बोला, ए तू तो जीनी है ना? तू वही है ना जो सबकी विशेष ग्रांट करता है? तो जीनी ने बोला, कौन है बे तू? क्यों मेरी नींद खराब की इतने टाइम के बाद? तो अल्लादीन ने बोला, यार एक मुश्किल है, मेरी गर्लफ्रेंड मान नहीं रही है, एक घर दे देना प्लीज, एक घर देना मुझे। तो जीनी बोला, मुफ्त में घर दे दूं? तुम्हारे पास है क्या कि तुम घर संभाल पाओगे? अल्लादीन ने बोला, तू तो मेरी सब विशेष ग्रांट कर देगा, मुझे जो भी चाहिए दे देगा, तो फिर मैं क्यों टेंशन करूं? तू है ना मेरे पास। जीनी ने बोला, भाई साहब ऐसे काम नहीं होता है, और ऐसे चीजें मांगने से मिलती भी नहीं है। पासवर्ड क्या है? कुछ चाहिए तो पता है क्या? अल्लादीन ने बोला, पासवर्ड? ये तो कभी मैंने सुना नहीं है। कौन सा पासवर्ड? 0000?
जीनी ने बोला चल चल फुट इधर से, 000 इनकरेक्ट पासवर्ड है। फिर इसने बोला तो क्या पासवर्ड है, 1 2 3 4? जीनी ने बोला ये भी रॉन्ग पासवर्ड है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 ट्राई है, 3 ट्राई में अगर पासवर्ड नहीं मिला तो मैं वापस अंदर चला जाऊंगा और फिर बाहर नहीं आऊंगा। अब अलादीन परेशान, ये तो उसकी लॉटरी की टिकट थी, अगर अब उसने सही पासवर्ड नहीं डाला तो क्या होगा, ना घर मिलेगा, ना गाड़ी, ना गर्लफ्रेंड। इसलिए उसने बोला ठीक है मैं सोच के आता हूं। फिर अलादीन गया एक ज्ञानी गुरु के पास और उसने बोला गुरुजी मुझे पासवर्ड चाहिए। तो गुरुजी ने बोला कैसा पासवर्ड बच्चा? अलादीन ने कहा एक सीक्रेट खजाना है मेरे पास, लेकिन वो पासवर्ड मांग रहा है, ये पासवर्ड क्या हो सकता है गुरुजी? गुरुजी ने बोला मुझे तो खजाने का कोई काम नहीं है, इसलिए पासवर्ड जान के मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। अब अलादीन निकला वहां से निराश, अपसेट, अब कौन बताएगा उसे पासवर्ड। रोते रोते फिर से वो गया जीनी के पास और उसने जीनी को बोला प्लीज यार प्लीज मेरी मदद कर दे, तू मेरा फ्रेंड है ना, तू मेरा दोस्त है ना, प्लीज 2 क्लू दे दे यार, मैं पासवर्ड कैसे ढूंढूं? तो जीनी ने बोला सोचता हूँ। अलादीन ने बोला भाव मत खा यार, प्लीज देख मेरी लाइफ का सवाल है। तो जीनी ने बोला ठीक है 2 क्लू देता हूँ, 2 क्लू में पासवर्ड ढूंढ लेना। सबसे पहला क्लू ये कि ये ऐसा शब्द है हमारी भाषा में जो बोलने वाले को भी खुश कर जाए और सुनने वाले को भी। बताओ। अलादीन ने खुजाया सर और बोला यार ऐसे तो बहुत सारे शब्द है, दिस इज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है, चल एक और क्लू दे दे। तो जीनी ने बोला ठीक है, ये ऐसा शब्द है जो हम तब बोलते हैं जब हमें कुछ मनचाही चीज मिल जाए और हम खुश हो जाएं। अलादीन ने बोला मनचाही चीज मिलने पर खुश हो जाए, ऐसा कौन सा शब्द है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। मनचाही चीज मिलने पे हम जब खुश हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू है क्या? अब जीनी के मुंह पे आई स्माइल और बोला करेक्ट पासवर्ड दिस टाइम। चलो तुम्हारे लिए खजाना खोलता हूँ, लेकिन उसके पहले एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। और अलादीन ने बोला क्या जल्दी बोल, कुछ भी करूंगा तेरे लिए। अब जीनी ने बोला अभी तक ऐसी 10 चीजें बताओ मुझे जिसके लिए तुम ऑलरेडी थैंक यू बोल सकते हो। अलादीन ने बोला ऐसी कौन सी चीज है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं थैंक यू बोलूं, अब तक तो तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं, ये चीटिंग है जीनी, ये चीटिंग है। और जीनी ने बोला मैंने दिया या नहीं दिया, तुमको भगवान ने क्या दिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या दिया? फिर अलादीन सोचने लगा, ऐसी 10 चीजें बतानी है उसको। क्या हो सकता है? तो अलादीन ने बोला थैंक यू फॉर माय कपड़े। जीनी ने बोला करेक्ट। दूसरा, अलादीन ने बोला थैंक यू फॉर माय खाना पीना। जीनी ने बोला करेक्ट। और थैंक यू फॉर माय लिटिल झोपड़ा। अलादीन ने फिर से सही जवाब दिया और जीनी ने बोला करेक्ट। ऐसी अब 10 चीजें लिखो, आप सबको भी लिखनी है वो 10 चीजें जिसके लिए आप ऑलरेडी थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे मेरी 10 चीजें पता है क्या है? मेरी 10 चीजें ये है, थैंक यू कि मैं रात को अच्छे से सोई, थैंक यू कि मैंने आज सुबह बढ़िया सा नाश्ता किया, थैंक यू कि मैं आज आप सबसे बात कर रही हूँ, थैंक यू कि मुझे अपनी मनपसंद चीजें करने का मौका मिलता है मेरे काम में, थैंक यू कि मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अच्छे और सुरक्षित हैं, थैंक यू कि आज मौसम कितना बढ़िया है,
थैंक यू कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, थैंक यू कि मैं अपना फेवरेट प्रोग्राम टीवी पे देख सकती हूँ, थैंक यू कि मैं कभी कभी आइसक्रीम खा सकती हूँ, थैंक यू कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, थैंक यू क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरा इतना ध्यान रखते हैं। ऐसी आपके पास भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो पासवर्ड क्या है अपने खजाने का ताला खोलने का? जी हाँ, पासवर्ड है थैंक यू। ये कहानी अलादीन और जीनी की किताबों में जरूर है, लेकिन ये कहानी जिंदगी से आई है। पता है असली जिंदगी में हमारा जीनी कौन है? हाँ, असली जिंदगी में हमारा जीनी है भगवान, यूनिवर्स, ऊपर वाला, अल्लाह, जीसस या जो भी आपके भगवान हैं, ये आपके जीनी हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो वो आपको नहीं देते, लेकिन हम थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। वो आपको सांस लेने के लिए हवा देते हैं, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, सोने के लिए घर, पढ़ाई के लिए स्कूल और टीचर्स, आपका ध्यान रखने के लिए आपकी मम्मी और पापा, आपको खेलने के लिए आपके भाई बहन और इतने सारे दोस्त। लेकिन आपने कभी थैंक यू बोला? नहीं बोला ना? जब हम थैंक यू ज्यादा और ज्यादा बोलते जाते हैं, तब हमारे पास एक पावर आने लगता है कि जो भी हमको चाहिए वो हमको ज्यादा मिलता है, क्योंकि जितना हम थैंक यू बोले उतना हम खुश रहते हैं, और जितना खुश रहते हैं उतना ही फटाफट फटाफट हमारा खजाना हमारे लिए खुलता जाता है। आज आपके लिए एक होमवर्क है। आज से रोज आप ऐसी 10 चीजें लिखेंगे जिसके लिए आप ऑलरेडी थैंक यू बोल सकते हैं, और जब आप ये करेंगे तो वो लिस्ट हमें भेजिएगा, और उसमें से जो सबसे अच्छी लिस्ट होगी उसके लिए हम देंगे एक स्पेशल प्राइज। फिर से, आपका खजाने का ताला खोलने की चाबी क्या है? थैंक यू। आप जितना थैंक यू बोलेंगे उतना ही आपके लिए और बढ़िया बढ़िया चीजें दुनिया से आती जाएंगी। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई कहानी, एक नया नुस्खा लेकर कुछ दिन बाद। तब तक खुश रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पक्षी की बात करेंगे जो पक्षी होते हुए भी अपने भारी वजन के कारण उड़ नहीं सकता है। ये बहुत फुर्तीला होता है और काफी तेजी से दौड़ सकता है, वो भी 50 किलोमीटर की रफ्तार से। आज हम चलेंगे एमू पक्षी के एनक्लोजर के पास। एमू शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। इस पक्षी की ऊंचाई लगभग 150 से 159 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 18 से 48 किलोग्राम तक होता है। ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनके शरीर का रंग मटमैला भूरापन लिए हुए होता है। वैसे तो ये जोड़े में रहना पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें सामूहिक जीवन भी प्रिय है। एमू मुख्य रूप से घास, पत्ते, फल और कीड़े खाना पसंद करते हैं। इनका पाचन क्रिया काफी तेज होता है। ये छोटे पत्थर, कंकड़ निगल लेते हैं और इसे ये अच्छी तरह से पचा भी लेते हैं। एमू पक्षी कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। एमू सामान्य तौर पर 1.5 साल से 3 साल के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। एक बार में एक मादा एमू 9 से 20 अंडे दे सकती है। नर और मादा एमू में अंडा सेने का काम नर एमू करता है और चूजे 56 दिनों में अंडे से बाहर आते हैं। एक स्वस्थ एमू का जीवन काल 10 साल का होता है। एमू पक्षी की गर्दन लंबी होती है। गर्दन पर बाल बहुत कम होते हैं। एमू के पूरे शरीर पर हल्के भूरे रंग के बाल होते हैं। इसके शरीर पर छोटे आकार के पंख होते हैं जो दौड़ने के दौरान इन्हें स्थिरता देते हैं। जरूरत पड़ने पर एमू तैर भी सकते हैं। इनके अंडे का आकार मुर्गी के अंडे से 10 से 12 गुना तक बड़ा होता है। इनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं और जो इनके पंख हैं वो फ्लाइटलेस है, लेकिन ये अपने प्रोटेक्शन में और उसे फैला करके दूसरे में एग्रेसिव बिहेवियर के लिए इसका यूज करते हैं। इनका सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो इनका एग्स है। जो अंडे इसमें होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, डीप ग्रीन कलर के अंडे होते हैं और इनका वजन लगभग 300 से 500 ग्राम तक होता है। पटना जू में अभी वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। लास्ट ईयर भी 2 ईमू के बच्चे का सक्सेसफुली हैच हुआ है और वो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। इस साल भी 2 ईमू के बच्चे का हैचिंग हुआ है और अभी उसे नर्सरी में हम लोग देखभाल कर रहे हैं। ये मेनली यहाँ पर इन्हें खाने में पालक और कोर्स ग्रेन इत्यादि दिए जाते हैं। प्याज, अदरक, लहसुन ये सब का मिक्सचर दिया जाता है ताकि इनका बैलेंस डाइट मेंटेन रहे। इसके अलावा इन्हें ओकेजनली इन्हें खाने के लिए सुपर मिल भी दिया जाता है, सुपर बग भी दिया जाता है, जो ये काफ़ी पसंद से खाते हैं, जो यहाँ रियर करके इनको दिया जाता है। इंडिया में बहुत से स्टेट्स में इनका फार्मिंग भी शुरू किया गया है, जो इनके एग्स और चिक्स के लिए या अलग अलग आइटम्स के लिए इनका फार्मिंग भी किया जाता है ऑस्ट्रिच के बाद। कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुआना में पाए जाने वाला एक न उड़ने वाला पक्षी है। शुतुरमुर्ग और एमू के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। वैसे तो कैसोवरी सर्वभक्षी पक्षी होता है, परंतु ये अधिकतर फल, फूल और अन्य शाकाहारी आहार जैसे पौधों के तने, घास फूस आदि ही खाते हैं। इसके अलावा ये कीड़े मकोड़े, मेढक, मछली, चूहा और अन्य रेंगने वाले जीवों को भी अपना भोजन बनाते हैं। कैसोवरी घने जंगल में भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ सकते हैं और 1.5 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। इनका औसत जीवन काल 60 वर्षों तक का होता है। ये 4 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं और एक बार में 3 से 8 अंडे देते हैं। कैसोवरी की खास बात यह है कि ये भले ही उड़ नहीं पाते हैं, मगर बहुत आसानी से तैर सकते हैं।
खूबसूरती ही इसकी बहुत सारी चीज़ बयां करती है। ये अनेक रंगों में मिलता है, नीला, लाल ये है। और संजय गांधी जैविक उद्यान के ये केज में सिंगल एकमात्र है प्रजाति। इसके गर्दन के पीछे और गर्दन पे एक विशेष प्रकार की हड्डी की संरचना होती है जिसे कास्क कहा जाता है। केशवरी के गर्दन के पास में एक मांस का बना हुआ रहता है, मांस का जैसा, वो एक पहचान इसकी अलग देता है जो और पक्षियों से अलग पहचान है। और इनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं जो इनके आत्मरक्षा में काम आता है। केशवरी की चोंच काफ़ी छोटी होती है और इनके रख रखाव में संजय गांधी जैविक उद्यान में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। ये इनकी साफ़ सफाई, केज की साफ़ सफाई साप्ताहिक रूप से की जाती है। पानी का बदलाव प्रतिदिन किया जाता है और ग्रीष्मकालीन और जाड़े के ऋतु के हिसाब से इनके आवास की भी व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। अधिक ठंड हो जाने पर ये गर्मी प्रदान करने के लिए हम लोग इसकी विशेष व्यवस्था पुआल वगैरह से इनको ढक के रखते हैं। खिड़की वगैरह, रोशनदान वगैरह को बंद कर देते हैं ताकि ठंड हवा से इनको बचाया जा सके। चूँकि ये भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं ये मात्र, और ये संजय गांधी जैविक उद्यान में दर्शकों के लिए एक बहुत कौतूहल का विषय होते हैं चूँकि ये काफ़ी दर्शकों को देख करके ये हरकत करते हैं, जिसकी वजह से दर्शक इन्हें देखकर काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। मादा कैसोवरी अंडों और बच्चों की कोई परवाह नहीं करती है, जबकि नर पक्षी लगभग 2 महीने तक अंडों को सेने का काम करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने,
खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।